दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम बहमनी साम्राज्य को कंप्लीट कर रहे हैं और इसके 103 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो क्लास आपकी टाइम पे नहीं हो पाई, उसके लिए मैं अभी क्या ही बोलूँ, क्या एक्सक्यूज़ दूँ। बस यही कह सकते हैं कि टाइमली क्लास ना हो पाने का कुछ रीज़न था। बेहतर बताना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, कितना भी कोशिश करें हम कि हम टाइम पे चीज़ें दे पाएँ, कर पाएँ, लेकिन कभी कभी है ना, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। और होली के चक्कर में जो रिदम टूटा वो अभी तक बन नहीं पाया और बीच में मैंने क्लासेस दी आपको, लेकिन फिर पेंडिंग हो गई। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब क्या कर सकती हूँ मैं और क्या क्या मैं बोल सकती हूँ, कितनी माफ़ी मांग सकती हूँ। तो बस यही उम्मीद करूँगी कि आप सब जो है ना गुस्सा ना करें और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अब हम बिल्कुल नज़दीक हैं और अपनी हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने ही वाली है। थोड़ा बहुत ही बचा है पार्ट, सारे लगभग मैंने टॉपिक्स आपको कवर अप करा दिए हैं। तो अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि आपको पता है, हम 103 तक कंप्लीट कर चुके थे बहमनी साम्राज्य को, और सिर्फ बहमनी साम्राज्य के क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं हम इसमें विजयनगर साम्राज्य भी कंप्लीट कर रहे हैं, मराठों का उदय और पतन भी कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम शिवाजी के भी क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं, है ना। तो हमने 104 तक इसमें कंप्लीट कर लिया था। अब हम 103 तक, अब हम 104 से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ। तो ये हुआ है 1657 में। कब हुआ है? 1657 में। तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा जुन्नार की विजय के बाद 1657 में उनका पहली बार औरंगजेब की सेना से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर पर उन्होंने आक्रमण किया था, जिसमें शिवाजी की मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था और इसमें शिवाजी बीजापुर के आदिल शाह मुगलों की तरफ से लड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था। तो ये कार्य था राजस्व से संबंधित, ठीक है। तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ये भी, और हमें पता भी है कि मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की व्यवस्था होती थी, ठीक है, जिसमें अमात्य और मजूमदार राज्य के वित्त मंत्री थे। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना तथा राजस्व प्रशासन की निगरानी करना उनका प्रमुख कार्य था। शिवाजी के प्रशासन में उनका अमात्य था रामचंद्र पंत। कौन था? रामचंद्र पंत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था। तो राजकवि कौन था? अल्लसनी पेद दत्ता, ठीक है। तो कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान एवं कवि थे। उसने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद नामक कविता लिखी है और उसके दरबार में उनके साहित्यकारों को संरक्षण प्राप्त था, जिसमें तेलुगु कवि अल्लसानी पड्डना यानी अल्लसनी पेद्दना जो है राजकवि थे। नेक्स्ट है, बीदर का संस्थापक था। तो भाई बीदर का संस्थापक कौन था? अली बरीद था, ठीक है। तो बीदर के बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। इसे दक्कन की लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? तो निकोलो कोंटी जो है वो इटली का निवासी था जो कि विजयनगर में आया था, ठीक है। तो संगम वंश के शासक थे देवराय प्रथम, जो कि 1406 से लेके 1422 तक बैठते हैं, के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 में विजयनगर का भ्रमण किया था। देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास और अन्य ग्रंथों के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक यात्री था। तो अब्दुल रज्जाक जो यात्री था वो फारसी यात्री था। कौन यात्री था? फारसी यात्री था, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो फारस का दूत था अब्दुल रज्जाक। 1443 में संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय कब से कब तक बैठते हैं? देवराय प्रथम के बाद, यानी कि 1422 से लेकर 1446 तक के शासनकाल में
विजयनगर आया था और ये विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक मानता है। कौन? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? तो बड़ी मात्रा में निर्यात किसका किया जाता था? काली मिर्च का किया जाता था। तो विजयनगर में काली मिर्च का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। कपड़ा, चावल, लोहा, शीरा, चीनी और मसाले निर्यात की अन्य प्रमुख वस्तुएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है वो 1565 में हुआ है। कब हुआ है? 1565 में हुआ है। ठीक है, 23 जनवरी 1565 को विजयनगर और मुस्लिम संघ के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी और इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। जहां तक संघ का प्रश्न है, इसके अंतर्गत बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर थे। ये सभी बहमनी राज्य के खंडों से बने 5 मुस्लिम राज्य थे और इस युद्ध में बरार ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है किसने भाग नहीं लिया था? तो हम आंसर करेंगे कि बरार ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें सुमेल करना है। ठीक है, तो बीदर जो है, बीदर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हमें पता है अमीर अली बरीद ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1527 में की थी, जो बरीद शाही वंश का था। ठीक है, अब बात करते हैं अहमदनगर की। तो अहमदनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? मलिक अहमद ने करी थी। ठीक है, कब की थी? तो 1490 में की थी। ये निजाम शाही वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर के बारे में। तो बीजापुर राज्य की जो स्थापना है वो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कब की थी? तो 1489 से 90 में की थी और ये आदिल शाही वंश का था। अब आता है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी 1512 में अथवा 1518 में की थी। ये कुतुब शाही वंश का शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको मिला दिया और बता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था? तो वो थे देवराय प्रथम। ठीक है, तो इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि बहमनी के सुल्तान, एक सेकेंड, हाँ, बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह से विजयनगर शासक देवराय प्रथम ने पराजित होने के बाद विजयनगर और बहमनियों के बीच शांति स्थापित करने के लिए देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान के साथ कर दिया। दहेज स्वरूप दोआब क्षेत्र और बांकापुर दे दिया और इसके अतिरिक्त उसने मोतियों और हाथी के रूप में 10 लाख का हर्जाना भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे? तो भाई विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे क्या? शिष्ट कहते थे। शिष्ट भूमि कर था। ठीक है, जो विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख साधन था, जबकि 98 केंद्रीय राजस्व विभाग था। 58 केंद्रीय राजस्व विभाग था। भोग और उपरी कर जनता द्वारा दिए गए भेंटों का एक भाग था और राज उपज का 1/6 भाग भू कर के रूप में वसूलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने क्या किया? तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। क्या किया था? उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। कृष्णदेव राय तुलु वंश का महान शासक था और उसका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। उसने 1513 में उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र पर आक्रमण कर दिया, उदयगिरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1520 में उसने बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है वो मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे। तो वो है नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस पानीपत के तृतीय युद्ध का जीवित लौटने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। 1800 में उसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने ठीक ही लिखा कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समझ, क्षमता, चतुरता और सूझबूझ का अंत हो गया है। नेक्स्ट है शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का कितना? तो उपज का 2/5 भाग। ठीक है, तो दक्षिण में प्रचलित मलिक अंबर की राज्य व्यवस्था को आदर्श मानकर उसमें कुछ परिवर्तनों के साथ शिवाजी ने अपना भू राजस्व निश्चित किया। प्रारंभ में ये उपज का 1/3 भाग था। ठीक है, और किंतु सैनिक व्यय बढ़ने के कारण कुछ समय के बाद इसे बढ़ाकर 2/5 अर्थात 40% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 40% कर दिया गया था। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? तो ये थे देवराय द्वितीय। ठीक है,
देवराय द्वितीय 1422 से लेकर के 1446 तक शासन करते हैं। विजयनगर के संगम वंश के ये महान शासक थे और इनका शासनकाल संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने और बैमनियों को बराबरी के लिए उसने सेना में मुसलमानों की भर्ती करने की परंपरा आरंभ करी और उन्हें जागीरें प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? तो ये है आंद्रे विंक का। अंग्रेज इतिहासकार आंद्रे विंक ने दावा किया कि शिवाजी का स्वराज केवल नाम मात्र का वतन की प्रतिकृति था। अतः में क्या लिखा हुआ है? अंतः लिखा है कि अतः लिखा, समझ में? अंतः में स्मिथ ने ये भी जोड़ दिया, यानी अंत में स्मिथ ने ये भी जोड़ दिया कि शिवाजी का राज्य डाकू राज्य था। ठीक है, अंत होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क। ठीक है, तो अभिकथन कहता है कि सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। ठीक है, अभिकथन ये कहता है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। वो मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका। तर्क ये कहता है कि वो मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका, तो ये बात बिल्कुल सही है, वो मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। ठीक है, तो सैन्य दृष्टि से औरंगजेब का शासन एक व्यवस्थित शासन था जिसमें कई वर्ग शामिल थे। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद भी वो मराठों को नियंत्रित करने में सफल नहीं रहा है। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों का नाम और विभाग के अध्यक्ष का पद। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों का नाम, तो देखो राज परिवार एवं दरबारी मामलों में संबंधित विभाग कौन सा होता था? तो राज परिवार एवं दरबारी मामलों में संबंधित विभाग जो होता था वो होता था मंत्री का। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशी मामलों से संबंधित विभाग की, तो वहां पर होते थे सुमंत। ठीक है, शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग की बात करें तो वहां होते थे सचिव अध्यक्ष। ठीक है, और वित्त विभाग की बात करें तो वहां पे आपका अमात्य आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे। तो तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु कवि 8 दिग्गज तेलुगु कवि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है और उनके दरबार को तेलुगु के 8 विद्वान जो हैं कवि सुशोभित करते थे और उन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त कथन था अब्दुल रज्जाक का। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक जो है वो ईरान का राजदूत था। 1443 में उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी और उसने विजयनगर की प्रशंसा करते हुए कहा था कि देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग कितनी है? 11 लाख है। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं हम क्या? चौथ। ठीक है, तो चौथ मुख्यतः मुगल क्षेत्रों की अधिपत्य भूमि और पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था जिसे मराठों के द्वारा लूटमार से सुरक्षा के बदले दिया जाता था। जबकि सरदेश मुखी को शिवाजी के इसलिए वसूल करते थे क्योंकि वे स्वयं को महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख मानते थे। ये कर राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यत का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु में लिखित पुस्तक है अमुक्त माल्यत का शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। ये राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मराठों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिवाजी ने जुन्नार और अहमदनगर परगनों की देशमुखी की मांग की थी जिसके संबंध में शहजादे मुराद ने जो दक्कन का गवर्नर था सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया। तो ये तो सही है बिल्कुल, तो ए तो आपका राइट हो गया और यहाँ पर कौन सही नहीं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। तो 1644 के एक फरमान में कहा गया कि शाहजी को कोंडना ने उनके प्रतिनिधि एजेंट दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया था। तो ये भी बात सही है। मवाली पैदल सैनिक दक्कन से शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे। तो ये आपका गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीत लिया था। ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की कि मवाली पैदल सैनिक जो हैं वो दक्कन से शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे। तो इन चारों विकल्पों में यही आपका एकदम विकल्प सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की
नायंकर व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? तो विजयनगर साम्राज्य की नायंकर व्यवस्था आपकी सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की नायंकर व्यवस्था सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक और असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले भू क्षेत्र प्रदान किया जाता था, जिसे अमरम कहते थे। क्या कहते थे? अमरम कहते थे। अमरम से प्राप्त कर को ग्रहण करने वाले को अमर नायक कहा जाता था। हालांकि इनमें कई अंतर थे, जैसे कि इक्तादारी अनुवांशिक नहीं थी, जबकि नायकों के पद धीरे धीरे अनुवांशिक होते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, स्वयं के राज्य स्वराज के अंतर्गत शिवाजी के दक्कनी सल्तनों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के यानी कम थे। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका सही नहीं है, पहला ही ऑप्शन। देखो, शिवाजी का स्वराज जो है वो अंग्रेजी लेखकों ने जिसे टीनी स्टेट की संज्ञा दी थी, मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभक्त था। पहला था उत्तरी प्रांत, जो कि सलर से पुणे तक का भाग था। दूसरा था दक्षिणी कोकर से उत्तरी कनारा तक का क्षेत्र, और तीसरा था सतारा से धारवाड़ तक का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में करभार कम नहीं अपितु अधिक होते थे। शिवाजी का प्रशासन मलिक अंबर के प्रशासन से प्रभावित था। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। तो बी लिखा है, शिवाजी की मृत्यु से उसके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर वध करवा दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। मराठों ने शक्ति से चौथ एकत्रित कर अपने आर्थिक संसाधनों को विस्तृत कर लिया था, ये भी सही है। 1681 से औरंगजेब बराबर दक्कन में रहा, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो ये किया है आपका, इसमें से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को सहगमन अर्थात मृत पति के साथ महाप्रयाण कहा जाता था। बरबोसा, नूनीज, सीजर, फेडरिक, पियत्रो देलावाले और अन्य विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा के दौरान इस प्रथा को प्रचलित देखा और उसका उल्लेख अपने विवरणों में किया है। इसके अतिरिक्त 1354 के विजयनगर के एक अभिलेख में माला गौड़ा नामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती या सहगमन करके स्वर्गारोहण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलासानी पेदना मनु रचित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है और इसमें मुक्त प्रभाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया और प्रबंध नामक तेलुगु की स्वतंत्र रचनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे, जिसमें पेदन्ना भी शामिल थे। पेदन्ना ने मनुचरितम की रचना करी है, जिनमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है। पेदन्ना को तेलुगु कविता के पितामह और आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास है। तो बताइए क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही है। और बहमनी सल्तनत और उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बना रहे हैं, ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने, और कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, मराठी शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है। तो ये हैं आपके चौधरी। मराठों के प्रशासन में जिले का प्रमुख देशमुख या देशपांडे होते थे। ये मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में चौधरी होते थे। ये गांव का मुख्य अधिकारी होता था, जिसे खूत, मुकद्दम अथवा चौधरी कहा जाता था। ठीक है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण शर्की सुल्तानों ने करवाया था। अटाला मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू कराया था और इब्राहिम शाह सर्की ने 1408 में इसको पूर्ण कराया। ये मस्जिद हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है और मस्जिद के अंदर वर्गाकार आंगन है, जिसका व्यास 177 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2। तो निजाम शाही राज्य जो है वो आपका 1489 से लेकर के 1636 तक चरमोत्कर्ष पर रहा है। ठीक है, कुतुबशाही राज्य की बात करें तो 1512 से लेकर के 1687 तक ये चरमोत्कर्ष पे रहा। आदिल शाही राज्य की बात करें तो 1489 से लेकर 1686 तक ये अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। और अगर मराठा राज्य की बात करें तो 17वीं शताब्दी के मध्य से ये चरमोत्कर्ष पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम
धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुरुष्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वो कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है बर्टन स्टाइन का। किसका उदाहरण है? बर्टन स्टाइन का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी? तो विद्यारण के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। तो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर विजयनगर राज्य को स्थापना करने का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को था। वे काम्पिल्य राज्य में मंत्री थे और मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिल्य को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और उन्हें मुसलमान बना दिया गया। काम्पिल्य में विद्रोह होने के अवसर पर मोहम्मद तुगलक ने उन्हें वहां दिल्ली की सत्ता को स्थापित करने के लिए भेजा। वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारण के प्रभाव में आकर वे मुसलमान से पुनः हिंदू बनने के लिए तैयार हो गए। विद्यारण ने अपने गुरु और श्रृंगेरी के महादेश विद्यातीर्थ को उन्हें हिंदू बनाने के लिए राजी कर लिया और वे हिंदू हो गए। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर का नवीन नगर बसाया। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तो 1665 में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और राजा जयसिंह अपने समय का योग्य सेनापति और कूटनीतिज्ञ था। वो तुर्की, फारसी, उर्दू और राजस्थानी भाषा का ज्ञाता था। शाहजहां के शासनकाल में उसने मुगल साम्राज्य के प्रत्येक युद्ध में भाग लिया था। रायगढ़ को जीतकर जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया। पुरंदर किले की रक्षा संभव न देखकर शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी शर्त के जयसिंह से मिलने गया। जून 1665 में पुरंदर की संधि हो गई और 3 माह में ही जयसिंह की कूटनीति और शक्ति ने शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इस आक्रमण और संधि से शिवाजी को बहुत हानि हुई। नेक्स्ट है, शिवाजी अपने समुद्री बेड़ों को कहाँ ठहराते थे? शिवाजी अपने समुद्री बेड़ों को कोलाबा में ठहराते थे। शिवाजी ने अपने व्यापार की सुरक्षा एवं कर वसूली हेतु कोलाबा में एक विशाल नौसैनिक बेड़े का गठन किया था। शिवाजी की नौसेना में विभिन्न प्रकार के 400 जहाज थे और ये जलबेड़ा 2 भागों में विभाजित था, दारिया, सारंग और माईनायक। इनमें से प्रत्येक एक भाग का प्रधान था। शिवाजी की नौसेना विदेशी व्यापारियों, जंजीरों के सिद्धियों और औरंगजेब के लिए चिंता का विषय बन गई। उसने अनेक अवसरों पर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जहाजों से टक्कर ली और खंडेरी के द्वीप को सिंधियों और अंग्रेजों के संयुक्त आक्रमण से बचाने में सफलता पाई। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची मिलानी है, ठीक है। तो छत्रपति साहू जी को मिलाएंगे हम 1680 से लेकर 1689 में, ठीक है। राजा राम को 1689 से लेकर 1700 में मिलाएंगे। शिवाजी द्वितीय को हम मिलाएंगे 1700 से 1701 में, 1707 तक। और छत्रपति शाहू जी को मिलाएंगे हम 1707 से 1700, मैंने गलत मिला दिया यार, एक सेकेंड, एक मिनट। संभाजी को हम 1680 से 1689 में मिलाएंगे, ठीक है। राजा राम को हम मिलाएंगे 1689 से 1700 तक, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा शिवाजी द्वितीय का। शिवाजी द्वितीय जो है वो 1700 से लेकर के 1707 तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्रपति शाहू जी 1707 से 1749 तक रहते हैं, ऐसे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोल कुछ रही थी, मिला कुछ रही थी। चलो नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा से अटक तक ले जाएगा। ये प्रस्ताव किस मराठा पेशवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आपका बाजीराव प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा नियुक्त किए जाते हैं और वो जन्मजात नेता और गुणपारखी थे। उन्होंने शाहू को इन शब्दों में ललकारा कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? तो ये की थी बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है। तो सत्ता के लिए राजनीति में 1713 में फर्रुखशियर सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल खां की सहायता से सिंहासन पर बैठ गया, जैसे कि हमें पता ही है।
और शीघ्र ही दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया और दरबार एक बार पुनः षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में सैयद बंधुओं के साथ संधि की और 15,000 सैनिकों समेत हुसैन अली के संग दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इन सैनिकों की सहायता से सैयद बंधुओं ने सम्राट फर्रुखशियर को सिंहासन से उतार दिया और अगले सम्राट रफीउद्दौला ने इस संधि को स्वीकार कर दिया। सर रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण किया। उसने उत्तर मुगल शासक अहमद शाह के समय कुल 5 बार 1748 से 1759 के बीच आक्रमण किया और उसके बाद उसने 1761 से मराठों को पानीपत के तित्ती युद्ध में पराजित किया और भारत पर उसका अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो वो था राजा राम। ठीक है, क्यों नहीं बैठा? क्योंकि संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम, जो कि 1689 से 1700 तक का शासनकाल रहता है इनका 1 साल का, मराठा मंत्रिपरिषद ने राजा घोषित कर दिया। फरवरी 1689 में रायगढ़ में राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने अपने आप को साहू का प्रतिनिधि माना और गद्दी पर कभी भी नहीं बैठा। नेक्स्ट है, मोकाशा किस प्रकार के दान थे? बताओ। तो मोकाशा जो है वो भूमि संबंधित दान था। ठीक है, मोकाशा क्या था? भूमि संबंधित एक दान था। मोकाशा भूमि संबंधित दान का प्रकार था और ये अनुदान राजा राम एवं शाहू के समय वंशानुगत हो गए, जो कि अधिकारियों को दिया जाता था। इन्हें जागीर कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडरों पर निर्मित हुआ है? तो ये वारंगल के खंडरों पर निर्मित हुआ है। ठीक है, तो मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा वारंगल हिंदू साम्राज्य के खंडरों पर निर्मित हुआ था। वारंगल में काकतीय वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश का नाम रखा। ठीक है, तो 1336 में हरिहर बुक्का ने माधव विद्यारण तथा भास्कर शायन की प्रेरणा से विजयनगर की नींव डाली और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हरिहर बुक्का बंधु संगम के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश की स्थापना करी। 1336 में स्थापित विजयनगर के पहले वंश को संगम वंश कहा जाता है। नेक्स्ट है, सालुव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सालुव राजवंश का संस्थापक नरसिंह राय था। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक है सालुव नरसिंह। उसने सर्वप्रथम विजयनगर के सामंत शासकों और विद्रोही नायकों का दमन किया। नरसिंह सालुव ने 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इसे राज्य के इतिहास में प्रथम बला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो ये था मंडलम। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन था मंडलम। विजयनगर राज्य का प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार था, प्रांत राज्य होता था, मंडलम कमिश्नरी, कोट्टम या वलनाडु जिले होते थे, नाडु परगना या तहसील होती थी, मेला ग्राम 50 गांवों का समूह था और स्थल और सीमा जो है वो कुछ गांवों के समूह थे। ठीक है, कौन सा दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? तो ये थी यक्षगान। विजयनगर साम्राज्य में भारतीय नृत्य शैली यक्षगान सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान, जिनमें 5 मंच पर संगीत और वाद्यों के द्वारा अभिनय किया जाता था, इस काल में बहुत लोकप्रिय थे। समानता अभिनय विशेष अवसरों पर किए जाते थे, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते थे। वोमलाट छाया नाटक भी बहुत लोकप्रिय थे। शतरंज और पाशा खेलना बहुत लोकप्रिय था। कृष्णदेव राय स्वयं बड़े शतरंज प्रेमी थे तथा उन्होंने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया तथा अभिजात वर्ग की स्त्री और पुरुष दोनों में जुआ खेलने के प्रमाण भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो ये था पटेल का। मराठा प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व गांव के मुखिया पटेल पर होता था। पटेल का पद वंशानुगत और हस्तांतरणीय था। कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का उत्पादन तथा सिंचाई की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी से वर्गीकरण किया जाता था, जिसमें गांव के पाटिल या पटेल की विशेष भूमिका रहती थी। नेक्स्ट है, अपने पतन के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। इनमें से कौन उसमें नहीं था? तो ये था खानदेश के खानशाही। ठीक है, तो अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। बीजापुर से आदिलशाही राज्य, गोलकुंडा से कुतुबशाही राज्य, अहमदनगर के निजामशाही राज्य, बीदर के बरीदशाही राज्य और बरार के इमादशाही राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वित्त मंत्री को हम जानते थे अमात्य के नाम से। किसके नाम से? अमात्य के नाम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो।
कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो शिवाजी के प्रशासन में राजा या छत्रपति अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। हालांकि परामर्श हेतु अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री थे जो प्रशासनिक संचालन का काम करते थे। पेशवा या मुख्य प्रधान प्रधानमंत्री, अमात्य या मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री, मंत्री या वाक्यानुवीश दरबारी कार्यवाही का विवरण गृह मंत्री, सचिव या शुरूनवीस राजकीय पत्र व्यवहार व परगनों के हिसाब की जांच करता था। सुमंत और दबीर विदेश मंत्री था। सेनापति सरे नौबत सेना की भर्ती करता था। संगठन, रसद आदि। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्य हेतु दिए अनुदानों का दायित्व करते थे। न्यायाधीश राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश था। पंडित राव व न्यायाधीश के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं थी। इनमें से 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध तुलुप वंशी शासक थे। कृष्णदेव राय एक महान योद्धा ही नहीं वरन विजयनगर के इतिहास में महानतम सेना नायक थे। कृष्णदेव राय सफल प्रशासक होने के साथ साथ महान विद्वान, विद्या प्रेमी और कला का संरक्षक थे। उनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग था माना जाता है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। अतः उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। उन्हें आमुक्त माल्यार्थ के अतिरिक्त 2 संस्कृत काव्य ग्रंथों की भी रचना करी है और उसने तेलुगु के अतिरिक्त संस्कृत और दक्षिण भारत की अन्य लोक भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? सिंपल क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय का संबंध जो है वो तुलुभ राजवंश से था। ठीक है, कौन से राजवंश से? तुलुभ से। ठीक है, संगम, सुलुभ और तुलुभ 3 ही राजवंश हुए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय का संबंध तुलुभ वंश से था। 1509 में वीर नरसिंह तुलुभ की मृत्यु के उपरांत कृष्णदेव राय इस वंश के शासक जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सारण किस काल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके विजयनगर से। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण विजयनगर राज्य से संबंधित थे। इन्होंने हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट है कथन और कारण का। तो कथन कहता है कि 1750 में एक मराठा राज पेशवा के नेतृत्व में एक राजसंघ बन गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या आपका आर कर रहा है। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का मुखिया शिवाजी का वंशज छत्रपति था जो सतारा का राजा था। वे सभी नियुक्तियां करता था, परंतु राजा की शक्तियां तथा प्रतिष्ठा कम हो गई थी, विशेषकर जब से पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के वंश में वंशानुगत बन गया था। पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहते हैं और नेतृत्व में मराठा राज्य एक राजसंघ बन गया था और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में थी। पेशवा के प्रशासन काल में साहू के उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के छत्रपति थे। साहू जब तक जीवित रहा राज्य तथा शासन दोनों करता रहा। साहू का पुत्र केवल नाम मात्र का राजा रह गया था। 1750 की संगोला की संधि में पेशवा ही राज्य का वास्तविक मुखिया बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताती हूँ। तो पूना जो है, पूना में कौन थे? पेशवा थे, तो यहाँ पर पेशवा होगा। पूना में थे पेशवा। ग्वालियर के कौन थे? तो ग्वालियर के थे सिंधिया, ये सिंधिया है। और नागपुर के भोसले थे, यहाँ पर भोसले आएगा। नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण देने वाले हैं फर्नावो नुनीज। तो फर्नावो नुनीज ने 1535 से लेकर 37 में विजयनगर शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी और इसने विजयनगर में केंद्रीय सचिवालय, न्यायंकर व्यवस्था आदि का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। बाजीराव प्रथम, पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए ये बात कही थी। ठीक है, रिपीटेड है। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक उनका लक्ष्य था ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिसमें विभिन्न मराठा सरदार एक दूसरे पर निर्भर करें और
और उस निर्भरता के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करें। बाजीराव का दूसरा मुख्य उद्देश्य गिरते हुए मुगल साम्राज्य के खंडों पर भारत में मराठा राज्य की स्थापना करना था। उसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। इस नीति का विरोध श्रीपत राव ने किया, जो इस पक्ष में थे कि मराठों को अपनी शक्ति दक्षिण भारत में ही सीमित रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। दक्षिण भारत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की महान घटना है। इस शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना तुगलक सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी और इसकी अन्य राजधानियां हैं अनेगोंडी, विजयनगर, पेनगोंडा और चंद्रगिरी थी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के संबंध में अधोलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सही नहीं है? तो कूट से चुनना है। तो पहला है, विजयनगर में राजाओं में वो महानतम था। विजयनगर के राजाओं में वो महानतम था, तो ये बात बिल्कुल सही है। विजयनगर के राजाओं में कृष्णदेव राय महानतम थे। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री इब्न बतूता और निकोलो कोंती उसके राज्य में आए थे, तो ये गलत है। इब्न बतूता उसके राज्य में नहीं आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में आया था। नेक्स्ट है, वो एक विद्वान शासक और कला तथा साहित्य का आश्रयदाता था, ये बिल्कुल सही है। उसने तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया था, तो ये गलत है आपका, ये दूसरा और चौथा आपका गलत है। तो निकोलो कोंटी जो कि 1420 से 21 में देवराय प्रथम के काल में विजयनगर की यात्रा करता है, और तालीकोटा का युद्ध रामराय और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर राज्यों के परिसंघ के बीच में 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इस प्रकार कूट 2 और 4 कृष्णदेव राय के संबंध में सही नहीं है। कूट 1 और 3 कृष्णदेव राय से संबंधित घटनाएं हैं। नेक्स्ट है, वो विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण और वर्णन किया था? तो वो था सीजर फेडरिक। 1565 में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने तालीकोटा के युद्ध में, जिसे राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, विजयनगर को बुरी तरह परास्त किया। और इस युद्ध के उपरांत विजयनगर का भ्रमण सीजर फेडरिक नामक विदेशी यात्री ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया था? तो ये है रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका और केदारनाथ। चारों ऑप्शन राइट है। होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई ने रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और केदारनाथ सहित अनेक स्थलों के धार्मिक भवनों के निर्माण में बहुत धन खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम था कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे, ठीक है। तो पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक कान्होजी आंग्रे के हाथों सौंपी गई। 1698 में कान्होजी ने नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी ली थी। नेक्स्ट है, यहाँ से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बारबोसा जो है, बारबोसा पुर्तगाली। निकोलो कोंती कौन था? निकोलो कोंती इटालियन था। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये ईरानी था, और निकितिन की बात करें तो ये रूसी था। ठीक है, हो गया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बारबोसा 1500 से 16 तक भारत में 1500 से 1516 तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा। 1502 के कालनानौर में पुर्तगाली अभिकर्ता के रूप में रहा, और बाद में इसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में काम किया, और इसने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा की है। अब बात करते हैं निकोलो कोंटी की। तो निकोलो कोंटी विजयनगर आने वाला सबसे पहला इतालवी यात्री था। वो देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 से 21 में वहां पहुंचा था। अब्दुल रज्जाक जो था वो फारसी ईरानी यात्री था, जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था, और उसने 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर की भी यात्रा की थी। बात करते हैं निकितिन की। तो निकितिन 1470 से 74 तक रहा, और एक रूसी घोड़ों का व्यापारी था, और उसने कुछ वर्ष दक्षिण भारत में व्यतीत किए और मोहम्मद तृतीय के शासन में बहमनी राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वो प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय 1377 तक संगम वंश का अगला शासक बना। वो पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वो एक महान विजेता था। उसने मैसूर, कनारा, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों की विजय की। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला विजयनगर का वो पहला शासक था। उसने वल्लूर अनुदान लेख में उसे राज व्यास और राज वाल्मीकि कहा गया है, जो इस बात का सूचक है कि वो विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का संरक्षक भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी और इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी थी पेनकुंडा। पहली राजधानी विजयनगर की हम्पी, दूसरी राजधानी पेनकुंडा। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की है। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी और आगे चलकर पेनकुंडा को विजयनगर शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में होती है, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पुरंदर की संधि में शिवाजी को 35 से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, ये बात बिल्कुल सही है। संभाजी को मुगल सेवा में उपस्थित होना था, ये भी सही है। संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया था, ये भी सही है। शिवाजी को दक्षिण अभियानों में मुगल सेनापतियों को सहयोग नहीं करना था, ये आपका गलत है। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1665 कहाँ गया, कहाँ है, एक सेकेंड, हाँ, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1665 को जयसिंह को मराठा शासक शिवाजी के विरुद्ध अभियान में भेजा। जयसिंह ने दुर्दम में शिवाजी को परास्त करके उसे 22 जून 1665 को पुरंदर संधि करने हेतु विवश कर दिया। संधि की शर्तों के तहत शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी को स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित होना, बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करना और संभाजी को मुगल दरबार में पंच हजारी मनसब देना संधि की अन्य शर्तें थी। इस प्रकार संधि में शिवाजी के द्वारा दक्षिण अभियानों, बीजापुर आदि में मुगलों को सहयोग देना सम्मिलित था, अतः विकल्प डी का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो अब्दुल रज्जाक जो था वो ईरान से आया था, निकोलो कोंटी आया था इटली से, फर्नांडो नूनीज आया था पुर्तगाल से और इब्ने बतूता आया था मोरक्को से। तो अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 के बीच में फारसी ईरान यात्री कालीकट के जयमुरीन और विजयनगर के देवराय द्वितीय के शासन में आया। निकोलो कोंटी 1420 से 21 के समय पे इटली से आया था, देवराय प्रथम यानी कि विजयनगर के शासन में आया था। फर्नावो नुनीज 1535 से 37 के समय पे पुर्तगाल से घोड़ों का एक व्यापारी था। अच्युत देवराय विजयनगर के शासन में आया था। इब्ने बतूता 1333 से 47 के बीच में मोरक्को का यानी अफ्रीकी यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिलों को कहा जाता था कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य में कुल 6 प्रांतों की सूचना मिलती है और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। इसके प्रमुख को अमरनायक और दंडनायक तथा नायक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। मंडलों का विभाजन जिले में किया गया था, जिसे कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। कोट्टम को नाडुओं में विभाजित किया गया, जिन्हें आज परगना अथवा तालुका कहा जाता है। नाडुओं को मेल ग्रामों में विभाजित किया गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम होती थी और इस काल में कुछ ग्रामों के समूह को स्थल व सीमा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो ये थे बालाजी द्वितीय। बालाजी द्वितीय के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। हालांकि बाजीराव प्रथम के समय में ही मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी थी तथा अपने समकालीन लगभग सभी क्षेत्रीय शक्तियों को परास्त किया था। इन शक्तियों में निजाम सरप्रमुख थे। इसके अतिरिक्त बाजीराव प्रथम ने मराठा संघ के भीतर विद्यमान आंतरिक प्रतिद्वंदिता को भी समाप्त किया। लेकिन बालाजी बाजीराव 1740 से 61 के समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट है, मराठाओं के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? तो ये था महाराष्ट्र के मुगल दरबार और सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। मराठों के उत्कर्ष में उनकी आदि भूमि जाति एवं विशेषताओं का विश्लेषण किया जाए, उन्हें भारत की अन्य जातियों से विशिष्ट बना दिया। मराठों की भूमि महाराष्ट्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्य के समानांतर चली गई पर्वत श्रृंखला तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है और अपने राज्य की विशिष्ट प्राकृतिक विशेषताओं के कारण मराठों में कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं विकसित हुई जिन्होंने उन्हें अपने अन्य देशवासियों से विशिष्ट बना दिया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन अपने प्रसार क्रम में 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भी प्रविष्ट हुआ, जिसका मराठों ने यथेष्ट स्वागत किया। पंढरपुर आंदोलन मराठा राष्ट्र को एकीकृत करने का एक प्रधान कारण था। बीजापुर और गोलकोंडा के शिया सुल्तानों के अधीन मराठों ने सैनिक एवं सार्वजनिक प्रशासन में पर्याप्त निपुणता अर्जित कर ली थी। नेक्स्ट है कथन। तो कथन कहता है कि देवदासी प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। तो देवदासी प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में नहीं हुआ था। कारण कहता है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों से संबद्ध नृत्यांगनाएं सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। ठीक, तो ये गलत है, आर सही।
तो देवदासी प्रथा का जो प्रचलन है वो विजयनगर साम्राज्य में नहीं हुआ था। ये प्रथा जो है वो चोल चालुक्य काल से ही विद्यमान थी। संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति और नृत्य गान द्वारा अपना जीवन यापन करती थी। संगम साहित्य में वेश्याओं एवं नर्तकियों का वर्णन मिलता है। समाज में व्याभिचार को अपराध माना जाता था। नर्तकियां नृत्य के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो होती है वो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई है। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी और संधि के फलस्वरूप शिवाजी को 3/4 किले और भूमि मुगलों को देनी पड़ी और उन्हें मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिला। तो आदिल शाही जो होते हैं वो आपके बीजापुर से थे, ठीक है। निज़ाम शाही की बात करें तो वो अहमदनगर से थे। इमाद शाही की बात करें तो वो बरार से थे और कुतुब शाही की बात करें तो वो गोलकुंडा से थे, ठीक है। तो 1482 में महमूद गवा की हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य में अराजकता फैल गई और लगभग 2 दशकों के अंदर ही बहमनी साम्राज्य विघटन का शिकार हो गया। कालांतर में इस क्षेत्र में 5 नए राज्य संगठित हो गए। बीजापुर का आदिल शाही राज जो कि 1489 में बना, अहमदनगर का निजाम शाही राज 1490 में आया, बरार का इमाद शाही राज्य 1490 में आया, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य 1518 में आया और बीदर का बरीद शाही राज्य 1526 में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में कुड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो कुड़ी जो होता था वो निम्न कृषक और मजदूर की बदली में थे, ठीक है। तो 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी और इस राज्य में कानून व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था उत्तम थी। फिर भी युद्ध के समय लोगों को पकड़ा जाता था, उन्हें बंदी बनाकर खेतों में काम करा जाता था। इसके अतिरिक्त खेतों में लगे कृषक मजदूरों को कुड़ी कहा जाता था। भूमि के क्रय विक्रय के साथ उक्त कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 की सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? ये की गई थी सिंधिया के आग्रह पर। महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों और मराठों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई और मई 1782 में दोनों पक्षों के बीच सालाबाई के स्थान पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इससे दोनों ने विजित क्षेत्र छोड़ दिए। केवल सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों के पास रहे। उन्होंने रघोवा का साथ छोड़ दिया। पेशवा ने रघोवा को पेंशन दे दी और अंग्रेजों ने माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। इस संधि से युद्ध से पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। उसने कंपनी को केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और दूसरी ओर कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया और अगले 20 वर्ष तक दोनों में शांति बनी रही। नेक्स्ट है मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे। तो मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे इब्राहिम खां गर्दी। इब्राहिम खां गर्दी 18वीं सदी का कुशल सेनानायक था। इसे फ्रांसीसी सेनानायक बुसी ने प्रशिक्षित किया था और ये 1 वर्ष तक निजाम के यहाँ रहा तथा अगले वर्ष 1758 में पेशवा के यहाँ चला गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसे तोपखाने का प्रधान बना दिया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम खां गर्दी ने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना तथा फारस और अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? तो वो था देवराय प्रथम। संगम वंशी देवराय प्रथम कुशल विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक था, सैनिक संगठनकर्ता भी था। उसने विजयनगर की सैनिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की। अश्वसेना की उपयोगिता को समझते हुए इसने अरब और फारस से बड़े पैमाने पर घोड़े खरीदे। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उन्हें उपहार भी भेंट किया था? तो वो था हेनरी ऑक्सीडेंट, ठीक है। शिवाजी ने 15 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी ने 15 जून 1674 में रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधान के अनुकूल अपना राज्याभिषेक करवाया जिसमें मुख्य पुरोहित का कार्य गंगा भट्ट ने संपन्न किया था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करी और अपने राज्याभिषेक के वर्ष में उसने अन्य हिंदू नरेशों की भांति एक नया संवत भी प्रारंभ किया। इस अवसर पर अंग्रेज हेनरी ऑक्सीडेंट उपस्थित हुआ था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी को उपहार भी भेंट किया था। नेक्स्ट है वो कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? वो था रघुजी भोसले।
भोसले। मराठा सरदारों के विरोध को शांत करने हेतु पेशवा ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार में उन्हें पूरी छूट दे दी थी, जो अलीवर्दी खां की अधीनता में पूर्ण स्वतंत्र थे। रघुजी भोसले ने अलीवर्दी खां के प्रदेश में प्रवेश करके भारी मारकाट की और उसे उड़ीसा प्रांत को सौंप देने के लिए बाध्य कर दिया और बंगाल और बिहार पर 12 लाख रुपए वार्षिक की चौथ लगा दी 1751 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कहता है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों को विरासत विद्यमान थी। ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या आर है। तो यद्यपि भारतवर्ष में मराठा शक्ति के अभ्युदय और विकास का अधिकांश श्रेय शिवाजी को है, परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि भारतीय इतिहास के रंगमंच पर जिस समय शिवाजी का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी भूमिका पहले ही तैयार हो चुकी थी। बीजापुर और गोलकुंडा में व्यवहारिक रूप में मराठा सैनिक एवं राजनीतिज्ञों का विशेष महत्व था। उन्होंने सनशने इन राज्यों की व्यवस्था में पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। वस्तुतः मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि की राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का विरासत विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार शेवल ने फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम था? तो उस साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का दृश्य रॉबर्ट शेवल ने अपनी पुस्तक फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1900 में लिखा कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार से ऐसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। नेक्स्ट है, अफजल खां का मूल नाम क्या था? तो अफजल खां का मूल नाम था अब्दुल्ला भतारी। ठीक है। शिवाजी ने बीजापुर के सरकार के अनेक किले और प्रदेश छीनकर उसे बहुत अधिक हानि पहुंचाई, अतः उसने शक्ति बटोरकर अपने प्रथम श्रेणी के सरदार जनरल अफजल खां उपाधिकार अब्दुल्ला भाटी को शिवाजी को दबाने के लिए नियुक्त किया। पार नामक गांव जो महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में स्थित है, दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खां शिवाजी को गले लगाया और झुककर गला घोटने का प्रयास किया। शिवाजी सचेत होकर अपने बखनके से उनकी आंतें बाहर निकाल दी, जिससे वो मर गया और ये घटना 2 नवंबर 1659 को घटी थी। नेक्स्ट है, मराठा सेना में बरगीर क्या था? तो बरगीर जो था वो घुड़सवार था। शिवाजी की सेना में सवारों के 2 वर्ग थे, एक तो था सिलेदार और दूसरा था बारगीर। सिलेदार उच्च वर्गीय सैनिक थे जो अपने घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे और अधिक वेतन पाते थे, और बारगीर जो थे वो शासन के प्रत्यक्ष वेतन भोगी सेवक थे, जिन्हें आवश्यक सामान शासन की ओर से ही मिलता था। सवार और पैदल के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, टट्टू आदि भी सेना के अंग थे। शिवाजी के पास तटीय सुरक्षा के लिए एक छोटी किंतु शक्तिशाली जल सेना थी। सेना में एक छोटा तोपखाना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? तो सबसे निचले दर्जे पर होता था नायक। शिवाजी की स्थल सेना को एक व्यवस्थित प्रशासनिक रूप प्राप्त था। प्रत्येक नौसेना पर एक नायक होता था और प्रत्येक 50 पर एक हवलदार। 135 सिपाहियों के प्रधान को जुमलादार और 1350 सिपाहियों के प्रधान को हजारी कहा जाता था। सेनापति के अधीन 5 हजारी, 1 हजारी, हवलदार और जुमलादार होते थे। सेना को वेतन नगद दिया जाता था। सैनिकों का जीवन सादा और परिश्रमी था। घुड़सवार सेना को 25 सैनिकों नायक को हवलदार, 5 हवलदार पर एक जुमलादार, 10 जुमलादार पर एक हजारी होता था। अन्य उच्च पद 5 हजारी और घुड़सवार सेना का सरे नौबत या सेनापति होता था। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था अफगानों ने। ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मराठों का नेतृत्व विश्वासराव को दिया गया था। हालांकि वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था और इस युद्ध में मराठा हारे और उनमें भारी क्षति हुई थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए थे? तो विजयनगर के खंडहर हम्पी में प्राप्त हुए। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर हम्पी नामक स्थान से विजयनगर के खंडहर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो शिवाजी मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे। बहमनी राज्य के विभाजन के बाद 5 राज्य हुए, जिसमें अहमदनगर भी एक राज्य था। मलिक अंबर यहाँ शासक था। उसकी राजस्व प्रणाली काफी उत्तम थी और वो रैयतों से सीधा संपर्क करता था। शिवाजी ने भी वही प्रणाली अपनाई थी और 40% कर लेते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था। तो अमरम शब्द जो होता था वो सैनिकों का अनुदान से संबंधित था। विजयनगर साम्राज्य में
नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड अमरम प्रदान की जाती थी। इन सेना नायकों को अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है आमुक्त माल्यात पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये नागरिक और सैनिक प्रशासन से संबंधित है। आमुक्त माल्यात पुस्तक नागरिक और सैनिक प्रशासन के साथ ही राजनीतिक विचारों और विषयों से संबंधित था। कृष्णदेवराय के शासनकाल का प्रारंभ 1509 में होता था। ये तुलु वंश का शासक था और इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यात की रचना की थी। नेक्स्ट है अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरुनबीश अथवा चिटनिस का क्या कर्तव्य था? तो वो शासक को पत्र व्यवहार से मदद करता था। शिवाजी अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरुनबीश अथवा सचिव राज्य की पत्र व्यवहार का कार्य देखना और परगनों के हिसाब की जांचें करना। वहीं चिटनिस पत्राचार लिपिक था जो पत्र सुधार का काम करता था। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? तो ये था आपका 40%। प्रारंभ में शिवाजी ने 33% भू राजस्व लिया, लेकिन भूमि माप के बाद उपज के आधार पर भूमि का विभाजन किया गया। इन श्रेणियों के आधार पर ही उपज में से सरकार का भाग निश्चित किया जाता था। सरकार कुल उपज का 2/5 भाग अर्थात 40% भूमि कर के रूप में लेती थी, जो नगदी या अनाज के रूप में दिया जाता था। राज्य की ओर से किसानों को बीज और पशुओं का प्रबंध किया जाता था। किसकी कीमत किस्तों में चुकाई जाती थी? राज्य के द्वारा संकट काल में भी किसानों को सहायता देने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो पुणे की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन को गवर्नर जनरल ने 10 मई 1817 को आदेश दिया कि वो पेशवा की शक्तियों को इस प्रकार सीमाबद्ध कर दे, जिसमें वो पुणे दरबार के द्वारा बहुत वर्षों से अनुसरण की जाती हुई नीति के दौरान होने वाली बुराइयों को रोक दे। पेशवा से 13 जून 1817 को संधि की गई, जिसके अनुसार उसे मराठा संघ की अध्यक्षता छोड़ देनी पड़ी। सहायक सेना के लिए 35 लाख रुपए की वार्षिक आय के भूभाग एवं अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को सौंपने पड़े। महाराष्ट्र के बाहर पेशवा के समस्त प्रदेश ब्रिटिश सरकार में मिल गए। बिना अंग्रेजों की पूर्व स्वीकृति के पेशवा ने किसी अन्य शासक से कोई संबंध या पत्र व्यवहार नहीं करने का वादा किया। बीजापुर का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी यानी कि अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? तो वो है अश्वक पे। ठीक है, मार्को पोलो अश्व के आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है। मार्को पोलो दक्षिण भारत में उन व्यापारियों का उल्लेख करता है जो अरब व्यापारियों के साथ घोड़ों के आयात पर एकाधिकार जमा रखते थे। उनके अनुसार भारत के लोग घोड़े पालना नहीं जानते थे तथा उन्होंने इसका आयात सदा विदेशों से किया। इसके अनुसार पांडे नरेश प्रतिवर्ष 2000 घोड़ों का आयात करता था और वो इस प्रकार के अपव्यय पर दुख प्रकट करता है। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि 1665 में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सकता था? तो वो था शिवनेरी का दुर्ग। जून 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी को अपने 23 किलों को मुगलों को सौंपना पड़ा और सामान्य आय वाले केवल 12 किले अपने पास रखे। किंतु राज्यारोहण के पश्चात शिवाजी ने 1677 में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। जिंजी, वेल्लोर, पुरंदर, माहुली, लोहागढ़ तथा अन्य दुर्गों की विजय ने शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी। शिवाजी के द्वारा शिवनेरी का दुर्ग पुनर्विजित नहीं किया जा सकता था। 4 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कौन था? तो शिवाजी के शासनकाल में पेशवा था मोरोपंत पिंगले। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा मोरोपंत पिंगले था। शिवाजी के समय में पूना से लेकर सल्हट तक का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी भारत कोकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था तथा उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। तो गांव का लेखपाल मराठा प्रशासन में कहलाता था कुलकर्णी। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कुलकर्णी कहलाता था। कुलकर्णी का कार्य भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेजों को दुरुस्त करना था। ये भूमि की पैमाइश करता था। पटेल ग्राम का प्रधान अधिकारी था जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करता था। गाँव का कोई भी समस्या सबसे पहले पटेल के पास आया था। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर राज में आयंगर। तो विजयनगर राज में आयंगर जो है वो स्थानीय प्रशासक होते थे। विजयनगर राज्य में आयंगर एक स्थानीय प्रशासक थे। आयंगर जो कि वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी थे। ग्राम शासन के लिए 12 शासकीय शक्तियों की नियुक्ति की जाती थी और इस 12 शासकीय अधिकारियों को ही आयंगर कहा जाता था। आयंगर अपने पदों को बेच या गिरवी रख सकते थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इसे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया।
विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया? तो ये किया है विरूपाक्ष को। 1336 में ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विशेषता दक्षिण भारत की और समानता भारत के इतिहास की एक महान घटना थी। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सामने विजयनगर शहर की स्थापना करी और अपने साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का को अपने गुरु विद्यारण और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन से प्रेरणा मिली और इस साम्राज्य के शासकों ने विरूपाक्ष भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया। अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित है? तो अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है। अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का होता था। हालांकि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवियों का एक संगठन था। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था बरगीर। सरे नौबत घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। बरगीर जो है वो राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए गए घुड़सवार सैनिक हैं। पागा घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था। सिलेदार स्वतंत्र सैनिक जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। पेशवा वंश की स्थापना किसने करी है? तो पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने करी। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा वंश की स्थापना करी। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और उनकी मृत्यु 1720 में हुई। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा थे जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय विजयनगर के तुलु वंश के शासक थे। इसके समय में अनेक राज्य में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। उसमें हजारा मंदिर भी था जो भगवान विष्णु को समर्पित था और इन्हीं के समय विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्षों में शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण करी? जो छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने 1674 में धारण की थी। जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। देशमुख, पाटिल और नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए हैं? तो ये जमींदार को दिए गए हैं। देशमुख, पाटिल और नायक मराठा शासनकाल में जमींदार होते थे। ये कर संबंधित न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्य करते थे। शिवाजी ने अनेक अधिकारों को छीनकर सरकारी कर्मचारियों को दे दिया। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सही हैं? पहला है अपने साम्राज्य स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित शासन व्यवस्था तो उसमें सही कौन सा है ना? तो अपने साम्राज्य स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कर बहुत कम था तो ये गलत है। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। और मराठा सरदारों ने सख्ती से हासिल चौथ के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया। इसे ना दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ता था। ये भी सही है। शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ये गलत है। तो छत्रपति शिवाजी प्रसिद्ध मराठा राजा था जिनमें मुगल शासन के विशाल सागर के खिलाफ अकेले खड़े होने का साहस था। औरंगजेब के शासन के दौरान शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए शिवाजी प्रसिद्ध था। लंबी बीमारी के चलते 1680 में शिवाजी ने दम तोड़ दिया। औरंगजेब ने उसके पुत्र संभाजी को कैद करवा के मरवा दिया। 1681 में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण औरंगजेब ने 1689 में संभाजी की हत्या कर दी थी जिसमें शिवाजी के स्थापित राज्य और नीतियों को गहरा धक्का लगा। नेक्स्ट है बारबोसा लिखता है कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के वो ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों के द्वारा भी पालन किया जाता है। उस शासक को चिन्हित करें जिसके शासनकाल में राज सहिष्णु हुआ। तो ये है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल के विषय में बारबोसा लिखता है कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के लिए वो ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों के द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। बारबोसा भारत में 1500 ईस्वी से 1500
1616 तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा। नेक्स्ट है, कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा करी। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। ये उक्ति किस मराठा शासक के बारे में है? तो ये उक्ति शिवाजी के बारे में है। कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा करी। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। ये उक्ति शिवाजी यानी कि मराठा शासक के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था? तो ये है महाजन। महाजन दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था, जबकि अंजुर वण्यम मणिग्रामम एंड नूर वाणिज्यिक संगठन था और इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। कथन और कारण की बात करते हैं। कथन है कि राजव्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वो अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। तो ये बात आपकी सही है, ठीक है। कारण की बात करें तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत और ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञा पर भारतीय राज्य पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते थे। ये भी सही है। तो आर ए की सही व्याख्या खाली नहीं है, बाकी दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी कथन और कारण है, ठीक है। तो 1714 में निजामुल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा तो उसने साहू को दक्कन के चौथ तथा सरदेशमुखी के भुगतान संबंधित दाऊद खान के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो ये बात बिल्कुल भी सही है, ठीक है। कारण कहता है कि निजामुल मुल्क ने उन्हें कई बार पराजित किया और उनके द्वारा प्रत्येक जिले में बनाए गए मिट्टी के छोटे किलों को ध्वस्त कर दिया, जिनका इस्तेमाल वे हमले के संचालन केंद्र तथा मराठा सैनिकों की टुकड़ी को शरण स्थली के रूप में किया करते थे। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, रॉन्ग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है, आर गलत है। तो बात करते हैं जुल्फिकार की। तो जुल्फिकार खान की मृत्यु के बाद निजामुल मुल्क सैयद बंदों के प्रयास से दक्कन का वायसराय बन जाता है। उसने साहू को दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी के भुगतान संबंधित नायब दाऊद खान के समझौते को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री और शासक की बात करते थे। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। तो अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। सिदी अली रईस जो है वो अकबर के शासनकाल में आया और विलियम फिंच जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? तो ये कहा है एन काराशिमा ने। नोबेरू काराशिमा की टूवर्ड्स न्यू फॉर्मेशन साउथ इंडियन सोसाइटी एंड विजयनगर रूल में दक्षिण भारत के सामाजिक विकास पर विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इनके अनुसार 15वीं सदी में विजयनगर न्यायालंकार शासन के तहत एक नया सामाजिक गठन हुआ, जिसमें अंततः 16वीं शताब्दी में शासन की राजकीय अर्थनीति सामंतवादी हो गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक नहीं, ये सही है। उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा, ये आपका सही है। उन्होंने शाइस्ता खां और मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया, ये सही नहीं है आपका, तो यही आपका ऑप्शन होगा। और इसके अलावा है, शिवाजी की शक्तियों को कमजोर करने के उद्देश्य मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया, ये भी आपका। तो आपका तीसरा और चौथा जो है ये दोनों आपके सही नहीं है, ठीक है, बाकी दो सही थे। तो शिवाजी ने मिर्जा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 में करी और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, जबकि बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में मुगलों के द्वारा जीता गया। शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्ति की घुसपैठ को नियंत्रित किया और 1664 में सूरत को लूटा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे देख लेते हैं भाई। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहते हैं। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक शासन करते हैं। माधवराव नारायण 1774 से 1796 तक शासन करते हैं। बाजीराव द्वितीय जो है वो 1796 से 1818 तक शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था। तो अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था हसन गंगू।
अलाउद्दीन बहमन का वास्तविक नाम हसन खां गंगू था, जिसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में गद्दी पर आसीन हुआ। इसने दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने नव स्थापित राज्य की राजधानी गुलबर्गा बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। नेक्स्ट है अहमदनगर राज्य का संस्थापक था। तो अहमदनगर राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था। अहमदनगर राज्य का वास्तविक संस्थापक मलिक अहमद था और उसने 1490 में बहमनी राज्य से अपनी स्वतंत्रता घोषित करके निजामशाही वंश की स्थापना करी। मलिक अहमद ने अहमदनगर राज्य की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था, जिसे बड़शाह भी पुकारा जाता है। तो ये है जैनुल आबिदीन। कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 तक कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता सिकंदर 1389 से 1413 के द्वारा विनिष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित किया। उसने जजिया कर हटा दिया और गोहत्या निषिद्ध कर दी। कश्मीरी लोगों ने इसे बड़शाह महान नरेश की उपाधि से नवाजा था। इसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया है। नेक्स्ट है निम्न विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखो भैया, अब्दुल रज्जाक जो है वो 1443 से 1444 तक रहते हैं। ए निकितीन की बात करें तो ये 1470 से 1474 तक रहे। और अगर हम बात करें डोमिंगो पायस की तो 1520 से लेके 1522 तक रहते हैं ये। और अगर हम बात करें सीदर फेडरिक की तो ये 1567 से 68 तक रहते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर अब्दुल रज्जाक आ जाएंगे, दूसरे पर निकितीन आ जाएंगे, तीसरे पर डोमिंगो पायस आ जाएंगे और चौथे पर सीदर फेडरिक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन और हमारे टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है समाप्त। ठीक है, फिनिश कर लिया हमने टॉपिक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बहमनी साम्राज्य पढ़ा, विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, मराठों का उदय, पतन और शिवाजी पढ़ा। थोड़ा सा जो डिले हुआ उसके लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और अब हमारा ये जो टॉपिक था ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, तो बहमनी साम्राज्य का जो हमारा टॉपिक था ये था आपका टॉपिक नंबर 13। ठीक है, अब हम अपना 14 नंबर टॉपिक करेंगे। तो 14वां टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। तो तैयार रहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को करने के लिए कल। तो कल हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, नगर नियोजन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। प्रस्तर के बारे में क्वेश्चंस, मूर्तियाँ, मंड मूर्तियाँ और मुहरे जो सीधर मोती, इन सब के बारे में, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन। तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता और उसके अंदर जो इतना भी हड़प्पा वगैरह जो भी दिया है मुहरों के बारे में, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो सब के लिए तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं बताया, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास थी। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्पेशली ये क्लास आपके लिए। इसके अलावा अगर आप एलटी ग्रेड, जीडीसी, डायट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, एनटीए, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए है। अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा से हैं तो ये भी क्लास आपके लिए। ठीक है, तो सब जगह हिस्ट्री एक जैसी होती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये नहीं बताया था कि स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लास्ट में बता रही हूँ कि स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो और आपकी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए, शेयर करिएगा। ठीक है, फास्ट कराऊंगी, जितनी फास्ट और तेज़ी से आज बात कर रही थी, बता रही थी आपको और पढ़ा रही थी, उसी तरीके से तेज़ी से ही क्लासेस चलेंगी अब, क्योंकि अब हमारे बहुत थोड़े टॉपिक रह गए हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं रह गए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे वो हमने लगभग फिनिश कर लिए हैं टॉपिक। तो बहुत थोड़े से टॉपिक रह गए हैं आपके जिन्हें आपको ख़त्म करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि अब ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं। आप देख रहे हो 200 प्लस क्वेश्चंस की क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रह गए। पहले हमने 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला करी थी, बट अभी हम 200 प्लस पे पहुँच चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके इसी तरीके से आएंगे। तो बस 200 प्लस मान के चलिए, इनके भी हैं। तो 2 क्लासेस में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। और कल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता तो नहीं ख़त्म करेंगे, 2 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। तो आपको पता ही 100 क्वेश्चन कराती थी, लेकिन अभी मैं ऐसे कर रही हूँ कि 2-4 क्वेश्चन या 10-11 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देती हूँ। यानी अभी जैसे हमने आज 104 से स्टार्ट किया तो 103 हमने पहली क्लास में कर दिए थे बहमनी में।
तो इसमें भी ऐसा ही होगा, आपका 102 या 103 क्वेश्चन होंगे, उसके बाकी बचे हुए अगले क्लास में, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। क्लास आज बहुत लंबी हो गई है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं।